नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल और उससे अनुसार पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रिय मित्रों, आइए आज इस क्लास में हम सब लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के इस दूसरे मॉडल पेपर को देखते हैं और इसको सीखने समझने का प्रयास करते हैं और अपने अपनी क्षमता का आकलन भी करते हैं कि आपका 30 में कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। तो कापी कलम लेकर बढ़ जाइए और मेरे साथ साथ आप लोग इस प्रैक्टिस करते चलिए और अंत में मिला लीजिए कि 30 में आपका कितना प्रश्न सही हुआ, कितना प्रश्न गलत हुआ। तो आइए और विलंब शुरू करते हैं आज का दूसरा क्लास और मॉडल पेपर संख्या ये दूसरा। पहला हमने दोहरा लिए थे, ये मॉडल पेपर संख्या दूसरा है। दूसरे पेपर का पहला प्रश्न है, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है। जो भूल भुलैया परीक्षण है ये किस वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया है, उपयोगी है। 10 से 16 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 1 से 3 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। तो भूल भुलैया जो परीक्षण है वो 5 से 10 वर्ष तक के बच्चे के लिए बनाया गया है। ठीक, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, 5 से 10 वर्ष। भूल भुलैया छोटे बच्चों के लिए है ये परीक्षण। दूसरा प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आप लोग प्रश्न का उत्तर देने के लिए वीडियो को रोक सकते हैं यदि लिखते हुए चले तो। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनौपचारिक शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा जो किसी नियम में बंधकर नहीं होती है, जिससे बच्चा जन्म से लेकर जीवन पर सीखता रहता है। तो 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए, 9 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 15 से 35 आयु वर्ग लोगों के लिए और कोई आयु सीमा नहीं होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा जो हम किसी क्लासरूम या किसी नियम या किसी के निरीक्षण निगरानी में लेते हैं, और अनौपचारिक जो आप कहीं भी किसी समय आप कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता रहता है, वो अनौपचारिक होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं पर, घर में, परिवार में, रास्ते पर, सड़क पर, कहीं भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अनुभव लेता रहता है। ठीक है, इससे कोई आयु नहीं होती है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। छात्रों को समाज के प्रति जागरूक कैसे किया जा सकता है, किन विधि द्वारा। पहला है अध्यापक के भाषण से, यानी अध्यापक बच्चों को समाज के प्रति, सामाजिकता के प्रति, देश के प्रति एक अच्छा मोटिवेशनल क्लास दे, बार बार स्पीच दे। उनके साथ विचार विमर्श करके छात्रों के साथ सामाजिक मुद्दों पर, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से और समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो सामाजिक चेतना कैसे विकसित होगी? अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करके, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से या पढ़ने से, समाचार पत्रिका पढ़ने या पढ़ाने से। तो बताइए तुरंत सबसे अच्छा इसमें कौन होगा? तो जो सबसे अच्छा इसका उत्तर होगा समाचार पत्रिका पढ़ने या पढ़ाने से। समाचार पत्र पत्रिकाएं विद्यालय में प्रतिदिन आनी चाहिए, नियम है आना चाहिए। यदि बच्चा प्रतिदिन पेपर या समाचार पत्र पत्रिका पढ़ता है तो उससे अपने देश विदेश की जानकारी होती रहती है कि समाज में, देश में कहाँ क्या हो रहा है, तो इससे वो अपने देश के प्रति उसके अंदर चेतना जागृत होगी। अगला प्रश्न संख्या 4 है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण, कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे कि बच्चे कठिन से कठिन शब्द को आसानी से बोल पाए। ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, बिल्कुल सही बात है। शब्दों को खंडों में बांट कर बुलवाएंगे, तोड़ तोड़कर, यह भी सही है। मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, मतलब वो जैसे शब्दों को जो बच्चा बोल पाए उसको पहले, फिर कठिन शब्द बुलवाएंगे। पहला व दूसरा दोनों सही है। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, अभ्यास करवाने से बच्चा उसको बोलना सीख जाएगा। और शब्दों को खंडों में बांट कर बुलवाएंगे, यदि कोई बड़ा शब्द है तो उसको दो भाग बांट देंगे, दोनों को अलग अलग बुलवाएंगे, फिर दोनों को एक साथ जोड़ करके हम उसको उच्चारण करवा सकते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों विकल्प इसके बिल्कुल सही। ठीक है,
तो प्रश्न को हमेशा चारों विकल्प पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर उत्तर देना चाहिए। आगे प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेरी मिशन NLM, जिसे 1988 में चलाया गया था और किसके द्वारा? राजीव गांधी द्वारा। भी पूछ देता है, ठीक है। तो NLM राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेरी मिशन किसकी देन है? कोठारी कमेटी की, राधा कृष्ण आयोग की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, या माध्यमिक शिक्षा आयोग की? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, ये जो द्वितीय शिक्षा नीति आई थी, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है, उसका देन है। किसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कब आई थी? 1986 में। इसे द्वितीय या नई शिक्षा नीति कहते हैं। जो प्रथम वाला आया था, प्रथम शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में, ठीक है, और द्वितीय 1986 में, जैसे नई या द्वितीय शिक्षा नीति नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका सेट हो गया। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्यान देते समय यदि कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है, आपको डिस्टर्ब करता है क्लास में, तो आप क्या करेंगे? व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र है, बाधा उत्पन्न कर आपको डिस्टर्ब कर रहा है किसी भी क्रियाकलाप द्वारा, लोगों से दूसरे से बातचीत कर रहा है, या शोर शराबा कर रहा है, गाना गा रहा है, कुछ भी कर रहा है, अनाप शनाप प्रश्न पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्वक उसकी बात को सुनेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब भी बच्चे होते हैं क्लासरूम में तो काफी दिक्कत होती है, फिर गुस्सा तो आता ही है शिक्षक को, लेकिन वहां पे चूंकि शिक्षक है तो आपको अपना धैर्य और संयम तो खोना नहीं है। और दंड जैसे जो नकारात्मक चीजें होती हैं, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बिल्कुल वो त्याज्य है, उसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, दंड, ठीक है। तो दंड पर रोक भी लग गया है, तो उसे दंड देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है, दंड देने से को सही नहीं कह सकता है, ठीक है। कक्षा से बाहर निकालना कोई विकल्प नहीं है भाई, उसका जो पढ़ा है उसका छूट जाएगा, क्योंकि आप सबको पढ़ाने गए हैं, दंड हो जाए, अच्छे बच्चे हो, तो कक्षा से बाहर निकालना ये भी सही रास्ता नहीं। चुप रहने के लिए कहेंगे, भाई एक बार दो बार कहेंगे, जब उद्दंड है तो थोड़ी बात आपको सुनेगा, ठीक है। तो इसका जो सही बात है कि वो जो कहना चाह रहा है उसकी बात को आप धैर्यपूर्वक सुन लीजिए 2-4-5 मिनट, वो जो समस्या है तो समस्या उसको भी, जो भी आपको बन पड़े उसकी समस्या का निराकरण कीजिए, तब शायद वो क्लास में शांत रहेगा और आप विषय को आगे पढ़ाया करें, ठीक है। तो इसमें सही जो सबसे सही उत्तर है, धैर्य को उसी बात को सुनेंगे, उसका क्या कारण है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी समस्या का निदान करेंगे। कारण जानना और समस्या का निदान करना ये सबसे सही उत्तर होता है किसी भी प्रश्न के लिए, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 7 है, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद यानी हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, सबकी बुद्धि लब्धि अलग होती है, सबका सामाजिक आर्थिक स्तर अलग होता है, जीवन शैली अलग होती है, यह जो व्यक्तिगत भिन्नता है, अब पढ़ाते समय इसका सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए एक शिक्षक। तो व्यक्तिगत विभेद को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जाना जा सकता है? जान सकता, निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, परीक्षा परिणाम से, या मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा। तो किसी बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो कहीं ना कहीं भाई सभी से उसके बारे में पता चल जाएगा। निबंध लिखेगा तो जो अच्छा बच्चा अच्छे से लिखेगा, जो कमजोर थोड़ा सा कम लिखेगा, नहीं अच्छे से लिख पाएगा, ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता में भी जो अच्छे बच्चे होते अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो खराब वो कम करेंगे, लेकिन इन सब में जरूरी का रिजल्ट सही है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं खासतौर से, ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं वो बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार बनाए जाते हैं, जो इसमें क्या समस्या है बच्चे में, उसको कैसे दूर किया जाए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका चौथा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है,
मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि क्या है? ठीक है, तो प्राचीन विधि, नवीन विधि, सबसे उत्तम विधि, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसको हल्के में ला दो। तो सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? बहिर्दर्शन विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, जिसे जीवन इतिहास या केस अध्ययन विधि भी कहा जाता है, या प्रायोगिक विधि। तो जो सबसे प्राचीन विधि है बहिर्दर्शन विधि है। ठीक है, कि बाहर बाहर किसी बच्चे के एनालिसिस करना, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में एक डिस्कस पर क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली विधि से या साक्षात्कार विधि से किसी के व्यक्तित्व के बारे में वो जान सकता है, लेकिन उसमें अपनी कुछ कमियों को छुपा भी सकता है व्यक्ति। और व्यक्ति इतिहास, इसे आत्मनिष्ठ विधि भी कहते हैं या व्यक्तिनिष्ठ विधि भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें किसी बच्चे की क्या समस्या है, विद्यार्थी या बच्चे को बताए बिना हर प्रकार हर तरह से उसके साथ रह करके उसके बारे में जाना जाता है, उसकी क्या समस्या है, क्यों ऐसा वो व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो बहिर्दर्शन सबसे प्राचीन विधि मनोविज्ञान से ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि रखता है। ठीक है, यानी बच्चों को बाल्यावस्था में सबसे अधिक क्या पसंद है, क्या वो करना चाहते हैं? लेखन कार्य में, कहानी में, निबंध में या नाटक में? तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसके ज्यादा शौकीन होते हैं? ठीक है, लेखन, कहानी, निबंध या नाटक। तो बच्चे कहानी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, दादा दादी से, नाना नानी से, पापा मम्मी से वो कहानी। भाई छोटे बच्चे जो तो लिखना आ जाए, लिखना तो बच्चे 4-5 साल के बाद ही सीखेंगे ना। ठीक है, निबंध नाटक के समय सबसे पहले कहानी सुनना, खासतौर से भूत प्रेत की कहानियां ज्यादा पसंद है छोटे बच्चों को। ठीक है, तो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, रुचि लेते हैं तो कहानी। देखिए, कोई प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए, स्थिर दिमाग से उसका उत्तर देंगे, समझ करके तो आप सही उत्तर कर पाएंगे। घबराएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगला 10वां है, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बाल विकास, यानी जो वाइगोत्स्की महोदय हैं वो बाल विकास के बारे में क्या अपना मत रखते हैं, ये प्रश्न पूछा है उनसे। एक संस्कृति के आनुवंशिक घटनों का कारण है। वो मानते हैं कि जो बालक है वो जिस प्रकार के सामाजिक समाज और संस्कृति सभ्यता में रहता है वैसा उसका व्यक्तित्व बनता है, उसका वो कारण है। सामाजिक बातचीत का एक उत्पाद है, औपचारिक शिक्षा का एक उत्पाद है, व्यक्तित्व जो है आकलन और आवास का एक उत्पाद या परिणाम है। तो हम बताएं बार बार कि वाइगोत्स्की हमेशा समाज और संस्कृति की बात करते हैं, तो उनके अनुसार जो बाल विकास है वह एक संस्कृति के आनुवंशिक घटकों का कारण है या उसका उत्पाद। ठीक है, समाज संस्कृति से जोड़ करके व्यक्तित्व विकास को देखते हैं, बाल विकास को देखते हैं। इसका शब्द हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 11 है, अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है, यानी लर्निंग को कौन प्रभावित नहीं करता? नहीं वाले प्रश्न पर विशेष तरह से रुक करके उसको सॉल्व करिएगा। आनुवंशिकता, ये अधिगम को प्रभावित करता है कि नहीं? वातावरण प्रभावित करता है कि नहीं? राष्ट्रीयता, प्रशिक्षण या शिक्षण? तो चारों ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो कौन होगा आप लोग बताइए अपने हिसाब से। देखिए, आनुवंशिकता ये अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। माता पिता में जो गुण होते हैं, कोई यदि माता पिता किसी समस्या से ग्रसित, किसी रोग से ग्रसित है, मंद बुद्धि है, तो बच्चा भी वैसे होने संभावना होती है, तो ये उसमें फैक्टर है। ठीक है, वातावरण ये तो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है व्यक्तित्व के अध्ययन पर, उसके विकास पर। ठीक है, प्रशिक्षण या शिक्षण, यदि बच्चे में कोई कमी है, कोई उसमें समस्या है, तो उसे उस संबंधित प्रशिक्षण ट्रेनिंग देकर के उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं, उसके कौशल को विकसित कर सकते हैं। लेकिन वह किस देश का है, भारतीय है कि चाइनीज है कि अमेरिकन है, क्या है, यह किसी व्यक्ति के बुद्धि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राष्ट्रीयता से अधिगम का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुआ ज्यादा बुद्धिमान होगा, भारत में ज्यादा कमजोर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो राष्ट्रीयता या लिंग का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कौन सा ऐसा कारक है जो लर्निंग को प्रभावित करता है?
लर्निंग को कम या अधिक कर सकता है। ठीक है, अनुकरण, प्रशंसा, प्रतियोगिता या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले तो बच्चा अनुकरण द्वारा ही सीखता है, प्रभावित करेगा ही करेगा। यानी एक छोटे बच्चे के आसपास जैसा माहौल रहेगा वो बच्चा वैसा बन जाता है, उसी प्रकार से वो सीखता है। तो पहला सीखना अनुकरण द्वारा ही होता है। प्रशंसा, यदि सही कार्य के प्रति बच्चे या विद्यार्थी किसी की प्रशंसा करेंगे तो वह कार्य बार बार व्यक्ति करना चाहता है। तो प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, दंड ये लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इसलिए अच्छे कार्य के प्रति हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए क्लासरूम में या कहीं बच्चों को। प्रतियोगिता की भावना से भी बच्चे पढ़ने में, अध्ययन में रुचि रखते हैं। ठीक है, प्रथम आने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से जब हमारे दो ऑप्शन सही हो गए तो हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सीखने को प्राप्त करने वाले अनुकरण, प्रशंसा, प्रतियोगिता, पुरस्कार, दंड, वातावरण, बुद्धि ये सभी प्रभावित करते हैं। ठीक है, और ये सब प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ जितने प्रश्न दिए गए हैं और लगभग कई के परीक्षाओं में पूछे हुए ही ज्यादातर। सही मेल नहीं है, कौन सा सही मेल नहीं है विधियों का? आगमन विधि अरस्तु, डाल्टन विधि हेलन पार्क हस्ट, संवाद विधि प्लेटो, मॉन्टेसरी फ्रोबेल विधि। ठीक है, कौन सा सही मेल बताइए आप लोग? तो हम सभी जानते हैं कि आगमन और निगमन दोनों विधि किसका है? अरस्तु का है। ठीक है, डाल्टन विधि के प्रवर्तक के जनक कौन है? हेलन पार्क हस्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। संवाद विधि के कौन है? प्लेटो है। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि के प्रवर्तक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी मैडम है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर मॉन्टेसरी विधि है जो छोटे बच्चों के लिए वो है, खेल के लिए सिखाने की बात करता है। और फ्रोबेल तो खुद ही एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बाल उद्यान किंडर गार्डन विधि के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है, जो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, तो मॉन्टेसरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं वाला पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 सही हमको ढूंढना होता है तभी ये गलत छाट पाएंगे। तो हाँ नहीं पर थोड़ा सा 2 सेकंड रुक करके उसका उत्तर देना चाहिए। झूठ, चोरी व क्रोध करने वाला बालक कैसा होता है? प्रतिभाशाली होता है। ये अलग बात है कि प्रतिभाशाली बालक काफी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में माहिर होते हैं, चीजों को छुपाते हैं अपने हिसाब से। वो पिछड़ापन बालक का लक्षण है। ये समस्यात्मक बालक होते हैं या मंदबुद्धि बालक होते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक झूठ, चोरी और क्रोध करने वाले बालक नहीं होते हैं। ठीक है, अवसरवादी थोड़े होते हैं लेकिन ये नहीं होते हैं। पिछड़े बालक जो होंगे तो पिछड़े बालक के लक्षण नहीं है। ठीक है, पिछड़ा बालक हर प्रकार से पिछड़ा रहेगा। समस्यात्मक बालक और मंदबुद्धि, इन 2 ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा आपको विचार करना है। तो जब वो मंदबुद्धि बेचारा है तो झूठ उतना अच्छे से कहाँ बोल पाएगा, चोरी कहाँ, चोरी करके पकड़ा जाएगा, झूठ पकड़ा जाएगा। इस प्रकार से मंदबुद्धि भी पकड़ हो जाएगा। तो ऐसे बालक समस्यात्मक बालक होते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं, चाहे क्लासरूम हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं पर। तो कैसे बालक हो जाएंगे? समस्यात्मक बालक की श्रेणी में ऐसे बच्चे आएंगे। प्रश्न संख्या 15वां है, जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है, 85 से कम होती है, उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो हम सभी जानते हैं कि जो सामान्य बालक होते हैं 90 से 110 होता है, फिर 110 से 35 प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि होता है, 140 से प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, तो 85 से कम को पिछड़ा बालक कहते हैं या मंदबुद्धि बालक कहते हैं। किसका कथन? बर्ट का, नन का, उडवर्थ का, फिर गाल्टन का। ठीक है, तो किसका कथन है? यह बर्ट महोदय का कथन है। ठीक है, 85 से कम को पिछड़ा बालक मानते हैं। अब जो ऐसे देखें जो मेमोरी लेवल के प्रश्न है सब, हमारा शिक्षण 3 स्तर पर होता है। मेमोरी स्तर या जिसे स्मृति स्तर कहते हैं, दूसरा बोध स्तर का होता है, तीसरा अनुप्रयोग स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। तो ये सब मेमोरी लेवल क्वेश्चन होते हैं। इसको याद करना एकमात्र इसका उपाय होता है। ठीक है, आप किसी से इसको संबंध स्थापित करके याद कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को याद कर लेना ही उपाय हो फिलहाल के लिए। ठीक है, तो 85 से कम पिछड़ा वाला के किसका था ना, बर्ट का कहते हैं, उसको याद कर लीजिए, नहीं पता है तो। 16वां प्रश्न है, जिस बालक की बुद्धि लब्धि, जिस
बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। ठीक है, तो 70 से कम को मंद बुद्धि कहते हैं। यह किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, डीबी का, पोलक एवं पोलक का। ठीक है, तो किसका कथन है? तो ये कथन है क्रो एवं क्रो का। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है उत्तराखंड में कहीं टेट में, तो यहाँ पर दिया गया है। तो 70 से कम मंद बुद्धि क्रो एंड क्रो, 85 से कम समस्या पिछड़ा वाला बर्ट का कथन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 17वां प्रश्न है सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड चिल्ड्रेन। सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? हैविंग हर्ट्स, वुडवर्ड, स्कीनर और नन। तो देखिए कोई दो 10 पुस्तकें अच्छी अच्छी हैं। पॉलो का है, गार्डे आपका थर्नडाइक का है, पियाजे की 1-2 पुस्तकें हैं और 1-2 पुस्तकें हैं। उसको हो सको तो याद कर ले, एक पुस्तक कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो ये गिफ्टेड चाइल्ड जो पुस्तक है वो हैविंग हर्ट महोदय का पुस्तक, हैविंग हर्स्ट, हैविंग हर्स्ट ये पुस्तक। जो मेमोरी लेवल के क्वेश्चन होते हैं काफी खतरनाक होते हैं। आया तो आया नहीं, सीधे गया, उसमें कोई दिमाग लगाना प्रश्न होता नहीं है। समावेशी शिक्षा है, यानी समावेशी शिक्षा किससे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। विशेष बालकों की विशेष शिक्षा, विशेष बच्चों की समान सहभागिता, एकीकृत शिक्षा, सभी बालकों के लिए विशेष शिक्षा। इसका कौन सा हो जाएगा? समावेशी। सम माने साथ, आवेश माने सबको संग्रहित करके, यानी हर प्रकार के बच्चों को एक साथ लेकर के पठन पाठन करा। ठीक है, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जाति पात और विकलांगता, दृष्टिबाधित, ये सब विशिष्टता के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होता है। तो पहला है कि विशेष बालकों की विशेष शिक्षा। ऐसा नहीं है, जो विशेष बालक हैं या जो दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, ऐसे लोग जो हैं उनको विशेष विद्यालय उनके लिए भी बनाए गए हैं। ऐसे बालकों के लिए हर जिले में विशेष विद्यालय हैं, स्पेशल विद्यालय एजुकेशन के लिए। लेकिन उनसे क्या होता है, उन बच्चों में एक प्रकार की हीनता उत्पन्न हो जाती है कि हम ऐसे, इसलिए हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है, सामान्य बच्चों के साथ हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो उनके मन में कहने की हीनता की भावना होती है। ये जो HI, VI और EMR, ठीक है, हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं, VI विजुअल इम्पेयर्ड जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, ठीक है, या कम देखते हैं, और EMR जो मेंटल रिटायर्ड जो मानसिक रूप से वो विकलांग होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विशेष बच्चों की समान सहभागिता। विशेष जो बच्चे हैं उनके समान बच्चों के साथ सहभाग करके पठन पाठन कराना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब हर प्रकार के, चाहे विशेष बच्चे हो या सामान्य बच्चे हो, सबको साथ लेकर के पढ़ना। ठीक है, यही समावेशी शिक्षा है। अब तो सरकार ने नियम निकाल दिया है कि आप किसी भी आधार पर किसी बच्चे को एडमिशन के लिए नहीं रोक सकते हैं। वो चाहे वो पैर से लग रहा हो, आग से बधिर हो, कुछ भी, आपके यहाँ शिक्षक हो या ना हो, आप उसकी व्यवस्था करनी है। ठीक है, आप एडमिशन नहीं रोक सकते कि हमारे शिक्षक नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, समावेशी शिक्षा में सबको साथ लेकर के पढ़ना पढ़ाना होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। संवेदी या इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी इसे कहा जाता है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर। तो कौन है? पहला इसका जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, इसमें बच्चा सबसे अधिक इंद्रियों द्वारा सीखता है। ठीक है, 20वां प्रश्न है 2 वर्ष की आयु के बालक का औसत शब्द भंडार कितना होता है? 2 वर्ष की आयु के बालक का औसत शब्द भंडार कितना होता है? ठीक है, 18 से 20 शब्द, 28 से 30 शब्द, 100 से 200 शब्द या 200 से 300 शब्द। ठीक है, तो 2 वर्ष या उससे जो ऊपर बालक होता है वो 200 से 300 शब्दों का
शब्द भंडार उसके पास होता है। 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष के बालक, ठीक है। 1.5 वर्ष की अवस्था में लगभग उसका 12 से 15 शब्द बोल पाता है, 20 शब्द बोल पाता है, ठीक है। फिर 2 वर्ष जाते जाते वो लगभग 200 शब्द उसके आ जाता है केवल। तो 200 से 300 का से होता है। संबंधवाद के जनक कौन है या संयोजनवाद के जनक कौन है, ठीक है। उनके सिद्धांत के कई नाम हैं, तो टर्मन है, स्किनर है, पाउलो है या थॉर्नडाइक है। तो संबंधवाद कौन है? थॉर्नडाइक महोदय है, ठीक है। संयोजनवाद इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। किस मनोविज्ञानी ने किस पशु पर प्रयोग किया? तो ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, पूछ देता है, ध्यान रखिए उसको भी। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, जिसे संज्ञानात्मक विकास पियाजे दिए हैं। आधुनिक संज्ञानात्मक ब्रूनर है। वैसे ही मनोविज्ञान जनक कौन है? अरस्तु है। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स, डेविड टर्नर, थॉर्नडाइक। तो विलियम जेम्स महोदय है आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं, ठीक है। तेईसवां प्रश्न है आपका, प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखना के जनक कौन है, ठीक है। डीवी यानी जॉन डीवी, पाउलो यानी यान पाउलो, विलियम जेम्स और गार्डेनर। तो कौन इसके जनक है प्रोजेक्ट प्रणाली के? जॉन डीवी। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखना जॉन डीवी महोदय का सिद्धांत है। सिद्धांत तो 2, 4, 5 हर बार पूछे जाते हैं, तो सबका सिद्धांत अच्छे तैयार करिए। एसओआर परीक्षण के आविष्कारकर्ता कौन है? यानी यह परीक्षण किसका है? एसओआर परीक्षण वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, हर्मन रोसा, स्टर्न। हर्मन रोसा का सही धब्बा परीक्षण है, ठीक है। थॉर्नडाइक तो कोई ऐसा परीक्षण बनाया नहीं है, स्टर्न तो बुद्धि परीक्षण का है। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर है? वुडवर्थ महोदय। एसओआर बांड जो है वुडवर्थ महोदय का है। तो कभी कभी ऑप्शन काट कर भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 25वां है, वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, हमको निगेटिव उत्तर यहाँ पे हमको छाटना है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, यथार्थता या अनुमान। तो कौन सा नहीं है भाई? विश्वसनीय तो होना ही चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, यथार्थ एकदम सही सी रिजल्ट आना चाहिए, अनुमान वैज्ञानिक विधि का लक्षण यह नहीं है, ठीक है। अनुमान सरासर ये अलग ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 26 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की मानी जाती है के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, ठीक है। अमूर्त चिंतन द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या अनुकरण द्वारा, ठीक है। तो 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो भी नवजात शिशु है बालक, तो देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, आप लोग अपने सब कर लीजिए। तो अमूर्त चिंतन ये व्यक्ति ये 11 वर्ष से ऊपर जो इनका चौथा स्टेज है, ठीक है, उसमें जाता है। और फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो देखिए भाषा, यहाँ जब 0 से 2 वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पर भाषा कहाँ से, भाषा द्वारा कहाँ सीखेगा? बच्चा 3 महीने के बाद अपनी माँ को सीखना पहचाना प्रारंभ करता है, फिर धीरे धीरे चल के वो आके अपनी रोकर अपनी बातों को बताता है, फिर ऐसे करते करते फिर वो धीरे धीरे भाषा सीखना अनुकरण करके सीखता है। तो भाषा शुरू में नहीं आ पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये 2 ऑप्शन पर कट गया, ठीक है। अब बच्चा अनुकरण द्वारा और इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यहाँ पर 2 ऑप्शन थोड़ा सा है। तो बच्चा शुरू में अनुकरण तो करेगा नहीं भाई, जब 1 साल का कोई 2, 4, 6 महीने होगा तब तो अनुकरण करना सीखेगा कि अगला कैसा कर रहा है, क्या बोल, उसका क्या मतलब है। जो छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग जो बड़े बच्चे लोग बोलते हैं कि हम क्या बोल रहे तो उसका क्या मतलब है, बच्चा संबंध स्थापित करता है, फिर वो भी वैसा बोलता है फिर। तो अनुकरण भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा,
क्या हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, ये सबसे इसका सही उत्तर है। जैसे एक मान लो साल भर का बालक है या 6 महीने बालक है, वो मेकमा चल रहा है, वो बार बार आग की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसे बार बार मना करिए, मारिए, मना करे, डांटिए, नहीं जाने, ये आग से तो जल जाएगा, उसके स्पर्श हो गया, उसके इंद्रिय से स्पर्श हो गया, तो फिर वो आग की तरफ जाएगा नहीं, देख कर डरेगा, उससे दूरी भागेगा, क्योंकि वो जान गया कि ये हमें जला देगी, इससे हमको हानि पहुंचेगा, ये तकलीफदायक है। तो एक बार जब उसका प्रयोग करके देख लिया, फिर दोबारा वहां वो नहीं जाएगा। जैसे सुई लगता है तो बच्चे रोते हैं, तो जब वे सुई लगवाने जाएंगे, डॉक्टर देख के बच्चा डरने लगता है, रोने लगता है। तो इंद्रियों के प्रयोग का सही उत्तर है, और सी टेट में कई जगह बार बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें कि जिस अध्ययन में इंद्रियां जितनी अधिक सक्रिय होंगी, वो अध्ययन उतना अधिक अस्थायी होता है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो हमको याद कम होता है, या नहीं होता है, बहुत कम होता है। कोई हम कोई मूवी देख लेते हैं तो हमको पूरी कहानी याद हो जाती है। क्यों? कि मूवी देखने हमारी जो नेत्र इंद्रिय है वो काम करती है, ठीक है, श्रवण इंद्रिय भी काम करती है, तो दो इंद्रियां काम करी, प्लस हमारा रुचि भी इसमें है, तो अधिक इंद्रिय काम करने के कारण हम उसको फिर ज्यादा वो ज्ञान अस्थायी होता है। 27वां है, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, यानी विकास किस प्रकार से होता है, जब विकास पढ़ेंगे तो विकास के चरण या क्रम बताए गए हैं कि विकास किस गति से होता है, किस क्रम से होता है। जैसे विकास परिवर्तन से होता है, विकास पूर्वान्ह में होता है, विकास से पैर की होता है, विकास आजीवन चलता है, ऐसा उसके नियम है, वहीं पर क्वेश्चन। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो बिल्कुल सही है, यह होता है, हमको नहीं है तो निगेटिव होता छाटना है। ठीक है, प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिकता। तो देखिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सही है। विकास निरंतर होता है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और अनुक्रमिकता मतलब विकास एक क्रम से होता है, यह भी सही है। यहाँ अनु है, अनुक्रमिता होना चाहिए। प्रतिवर्ती मन होता लौटना या निगेटिव, तो ये ऑप्शन नहीं सही है, विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास क्या होता है, अनुवर्ती होता है। अनुवर्ती हमेशा विकास आगे चलता है, कभी पीछे नहीं आता है। ठीक है, तो अनुवर्ती होना चाहिए था, यहाँ प्रतिवर्ती दिया है, ये ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, इसका हो जाएगा 28वां प्रश्न है, छोटे विद्यार्थियों में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। पठन कठिनाई का नहीं है, यानी हमको निगेटिव उत्तर छाटना है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव प्रश्न का उत्तर हमेशा पॉजिटिव रहता है, निगेटिव हमेशा निगेटिव रहता है, ध्यान दीजिएगा। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये पठन कठिनाई का लक्षण है। ठीक है, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, बच्चा जब वर्तनी नहीं पहचाना कैसे पढ़ेगा, तो भी उसका हो जाएगा। वर्ड एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, ठीक है, जब पहचाने नहीं तो कैसे पढ़ेगा, ये भी सही है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, यह भी पठन कठिनाई का लक्षण है। अब देखिए इसमें कौन सबसे कमजोर पड़ रहा है, लगभग लगभग सभी सही है। तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, देखिए यहाँ बात हो रही है पठन कठिनाई का, कि कोई वस्तु, कोई पेज है, कोई लिखा है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो यदि बच्चा पठन गति और प्रवाह में कठिनाई हो सकता है, यदि बच्चा कमजोर है तो धीरे धीरे पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा। वर्ड एवं शब्द को पहचानने सही नहीं पहचाने तो वहां पे कठिनाई उसको होगी, वर्तनी में कठिनाई होगी। लेकिन यह जो ऑप्शन है पहला वाला, ठीक है, कि शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, तो विचार को समझना पठन कठिनाई का लक्षण नहीं, मतलब बहुत अल्प मात्रा में सही ऑप्शन, पूरी तरह से ऑप्शन सही नहीं है। तो सबसे कमजोर ऑप्शन यहाँ पे यही है। भाई विचार को समझने से, पढ़ने से क्या मतलब है, जैसे हमको मान लो इंग्लिश, हमको एबीसीडी आता है, इंग्लिश हम मिलाकर पढ़ पा रहे हैं, भले उसका अर्थ हम नहीं जानते, लेकिन हम तो पढ़ तो ले जाएंगे जी। या कोई भाषा है, या संस्कृत, जिस बच्चों को हिंदी अच्छे संस्कृत पढ़ लेगा, भले उसका अर्थ नहीं आए। तो पठन में विचार या शब्द को समझना यह कोई जरूरी नहीं होता, बस हमें पढ़ने से मतलब होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका पहला। ठीक है, सबसे कमजोर ऑप्शन इसका।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। ऐसे प्रश्न सीटेट में कई बार आए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग करता है, मैं पूरे मशीन को खोल खाल देता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नजर रखेंगे? संभव नहीं है। देखिए, हमेशा, केवल, सदैव, ऐसे ऑप्शन सीधे खारिज हो जाते हैं, गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो कई बार भी केवल है, हमेशा है, सदैव है, वो गलत हो जाता है। इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे, कभी भी नहीं। निंदा वाला है, निगेटिव है, सेंटेंस है। हमको पॉजिटिव उत्तर चाहिए हमेशा। पॉजिटिव प्रश्न का उत्तर पॉजिटिव ही होगा, ध्यान रखिए। उसे समझाएंगे कि खिलौने को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये थोड़ी मात्रा में ठीक है, समझा लीजिए अब उसको। आगे देखिए, हमेशा 4 ऑप्शन देखिए, जो सबसे सही उस पर टिक करिए। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, ठीक है। कि बच्चा यदि ऐसा कर रहा है तो उसकी जिज्ञासा है कि भाई ये मशीन कैसे, इसके अंदर क्या है, ये क्यों चलता है, कैसे चलता है, किस प्रकार से उस बना है, क्या नहीं। यानी उसके अंदर जो थोड़ी सी इंजीनियरिंग बुद्धि है, ठीक है, गणितीय बुद्धि है, बच्चा अमूर्त चिंतन वाला है, दार्शनिक चिंतन वाला है, इसको समझना पड़ेगा। तो जो सबसे सही आपका प्रतिक्रिया होगा यही वाला होगा, ठीक है। कभी कभी ध्यान सीधे 2 थप्पड़ लगाए रोक जाएगा, अलग बात है, ठीक है। तो उसको पहले समझाइए, तो उसको भाई फिर आपके अपने हिसाब से कदम उठाए, क्या क्या नहीं है, ठीक है। अब यह डिपेंड करता है कि बच्चा किससे खेल रहा है, किससे नहीं खेल रहा है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। खिलौने की बात है। और छोटे बच्चे जिज्ञासु स्वभाव ज्यादा होते हैं, शैशवावस्था बाल्यावस्था पर सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं, क्योंकि मानसिक विकास सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में ही होता है, ठीक है। और अंतिम और 30वां प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किया था? ठीक है, कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलो। तो किसने किया था? बहुत इजी प्रश्न है। कोहलर, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत उसने दिया था। कोहलर मूलतः गेस्टाल्टवादी है, कोहलर को पावर्दिमान, तो कोहलर का ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। देख लीजिए आप लोग कितने प्रश्न आप सही कर पाए, ठीक है। यदि अभी तो समय परीक्षा में अभी इसमें यदि 20 प्लस होंगे, 20, 22, 25 तक आ रहा है तो ठीक है, 20 से कम है तो आपको विशेष तैयारी की जरूरत है, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में आएंगे मॉडल पेपर 3 के साथ, ठीक है। इसको मिला लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए। जो कठिन प्रश्न है उसको नोट कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है कथन वाले 2-3 प्रश्न था कथन टाइप के, उसको नोट कर लीजिए। सिद्धांत कुछ है उसको नोट कर लीजिए। जो नया आए प्रश्न बस उसको कहीं अपना नोट कर लीजिए, जो प्रश्न आपको भूल रहा है, छूट रहा है। बाकी जो आए तो ठीक ही है, भूलेगा नहीं हो, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक क्लास में लोगों को नमस्कार।